हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विश्व ग्रुप में। आज हमारा जो एक दूसरा जो आपका सेशन है प्रश्नोत्तरी का, वो शुरू होने जा रहा है। आज थोड़ी अलग टाइप की प्रश्नोत्तरी होगी, जिसमें सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा। आपको आंसर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो हम आपको उसका सीधा आंसर बताएंगे। लुसेंट बुक के सारे निचोड़ आप लोग के सामने रखे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए शुरू करते हैं, समय को व्यर्थ न करते हुए। जो हमारा पहला सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो है हड़प्पा सभ्यता का समय कब तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है, जो आप लोग के सामने है। हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है। इसका उत्तर है जो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, जो इसका समय है हड़प्पा सभ्यता का, वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया था। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया था, तो इसका सीधा सीधा आंसर है आपका हड़प्पा सभ्यता का पता अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में लगाया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता स्थल, जो हड़प्पा स्थान था, उसकी खुदाई कब और किसने की थी। सिंपली देखिए आप, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब और किसने की थी, जो स्थल वहां पे था। इसका आंसर है आपका 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसी प्रकार एक और आपका स्थान था मोहनजोदाड़ो, जो कि एक स्थान था, उसी से जुड़ा हुआ अगला आपका एक क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की थी। चलिए लिखिए, पहचान दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। आपको ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। सन 1922-23 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर तक फैला है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका जो आंसर है वो है 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। इट मींस 12,99,660 स्क्वायर किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में कहां-कहां हड़प्पा सभ्यता का पता चला है। भारत में कहां-कहां हड़प्पा सभ्यता का पता चला है। जरा सोचिए, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको जरूर पढ़ा होगा। इसका जो आंसर है वो है गुजरात के काठियावाड़ में, और अहमदाबाद राजस्थान के श्री गंगानगर में, और हरियाणा के हिसार में, और पंजाब के रोपड़ में। एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, जो इसका आंसर है वो है गुजरात के काठियावाड़ में, अहमदाबाद में, राजस्थान के श्री गंगानगर में, हरियाणा के हिसार में, और पंजाब के रोपड़ में। अगला जो प्रश्न है वो है आपका हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, मुख्य आधार बताना है कि जो उनकी सामाजिक व्यवस्था चलती थी वो किस बेसिस पे चलती थी, उसका आधार क्या था। इसका आंसर है आपका परिवार, फैमिली। अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था। ध्यान देना है, क्वेश्चन को गौर से ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा वासियों का
जो समाज था वो कैसा था। तो आपने पढ़ा होगा कि स्त्रियों की जो है वहां पे पूजा की जाती थी, स्त्री पूजा प्रचलित थी। कहने का मतलब क्या था कि मात्र सत्तात्मक, मतलब कि सत्ता में क्या थी, नारियां थी, स्त्री सत्ता में थी, अर्थात स्त्री प्रबल दावेदार थी, जो भी उसकी पूजा की जाती थी। तो मात्र सत्तात्मक समाज था हड़प्पा सभ्यता का। अगला जो प्रश्न है वो है आग से पकी हुई मिट्टी को इस समय क्या कहा जाता है। आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था। जो आग से पकी हुई मिट्टी आती है उसको क्या कहा जाता था हड़प्पा कालीन समय में। आपका जो आंसर है वो है टेराकोटा। टेराकोटा जो आग से पकी हुई मिट्टी है उसको कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं। इसका जो आपका सही आंसर है वो है सिंधुकालीन स्थल चनहुदड़ों में। सिंधुकालीन स्थल चनहुदड़ों में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले। अगला जो आपका प्रश्न है वो है मन का निर्माण की फैक्ट्री कहाँ स्थित थी। मन का निर्माण की फैक्ट्री कहाँ पे स्थित थी। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा। मन का निर्माण की फैक्ट्री कहाँ पे स्थित थी। तो इसका आंसर है आपका चनहुदड़ों में। मन का निर्माण की फैक्ट्री चनहुदड़ों में स्थित थी। अगला है कि हड़प्पा काल का जो समय था उस समय किस खेल का प्रचलन था। खेल के बारे में आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन समय में किस खेल का प्रचलन था। तो चौरस, शतरंज, लूडो। तो कहा जाए तो हड़प्पा के समय में शतरंज का प्रचलन था। अगला जो प्रश्न है वो है आपका हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती थी। हड़प्पा की जो सभ्यता थी, हड़प्पा स्थल था, वहां पे किसकी आराधना की जाती थी। तो इसका आंसर है मातृदेवी तथा पशुपति की आराधना की जाती थी। दो है आपकी मातृदेवी और पशुपति की। अगला जो है आपका क्वेश्चन वो है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था। पवित्र पशु किसे माना जाता था। तो कौन सा पशु था जो हड़प्पा और सिंधु घाटी में पवित्र था। तो इसका आंसर है कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु, अर्थात कुबड़ वाला ऐसा बैल जिसके कुबड़ निकला हो या श्रृंग युक्त पशु, ये जो है उस समय पवित्र पशु थे। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे। उस समय का पवित्र पक्षी क्या था। हड़प्पावासी जिसे पवित्र पक्षी मानते थे वो पक्षी कौन था। तो इसका आंसर है फाख्ता। फाख्ता जो है पवित्र पक्षी था। अगला क्वेश्चन है स्वास्तिक किसकी देन है। कहने का मतलब स्वास्तिक किसकी देन है, किस सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह को अपनाया गया, पाया गया, खोजबीन हुई, किस सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह को सबसे पहले पाया गया, वही आपको बताना स्वास्तिक किसकी देन है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है आपका हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक। अगला जो प्रश्न है हड़प्पा में कितनी फसलें उपजाई जाती थीं। हड़प्पा में कितनी फसलें उपजाई जाती थीं। तो हड़प्पा में कुल 9 फसलों की अब तक पहचान की गई है। उसमें से आपके हैं गेहूं, जौ,
कपास, तरबूज, मटर भी उगाए जाते थे। अगला जो आपका कुछ प्रश्न है वो है कपास के उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली, मतलब कपास सबसे पहले कहाँ पे उपजाया गया, इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त हुई ये हमें कहाँ से मिली। तो इसका सीधा सीधा आंसर है हड़प्पा से। हड़प्पा से हमें कपास के उपज की पहली जानकारी मिली। अगला जो प्रश्न है वो कपास से संबंधित है। कपास को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, यूनानी क्या कहते थे, कपास को यूनानी क्या कहते थे। और आपका आंसर है सिंडोन। कपास को सिंडोन कहते थे यूनानी लोग। अगला जो प्रश्न है वो है खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था। आपको एक औजार बताना है जिस औजार के थ्रू खेत की जुताई की जाती थी। इसका आंसर है आपका हल। हल का उपयोग उस समय खेत की जुताई के लिए किया जाता था। अगला जो आपका प्रश्न है इस समय कौन से धातु मिलने के प्रमाण हैं, इस समय कौन से धातु मिलने के प्रमाण हैं, मतलब हड़प्पा का जो समय था उसमें कौन से धातु मिलने के प्रमाण हैं। तो आपका आंसर है तांबा, टिन और कांस, इसका जो है प्रमाण मिला है। अगला आपका प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसे होता था। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसे होता था। इसका जो आंसर है लोग आंतरिक और बाह्य व्यापार में संलग्न थे। आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी से संचालित होता था। अगला आपका जो प्रश्न है वो है मेलुहा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया। मेलुहा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया। और इसका जो आंसर है मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में इस शब्द का प्रयोग हड़प्पा के लिए किया गया। अर्थात जो मेलुहा शब्द है वो मेसोपोटामिया के जो साक्ष्य मिले वहां पे इस शब्द का प्रयोग हड़प्पा के लिए किया गया। अगला आपका जो प्रश्न है वो है सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे। जो सिंधु में रहने वाले सैंधववासी थे वो मिठास के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे। तो इसका आंसर है आपका वो है शहद। शहद का इस्तेमाल मिठास के लिए किया जाता था। अगला जो प्रश्न है बहुत ही सरल सा प्रश्न है हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली थी। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली थी। आयात निर्यात होता था जो भी, तो उसमें कौन सी प्रणाली का यूज करते थे लोग। तो इसका आंसर है वस्तु विनिमय प्रणाली। अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करना, आयात करना, निर्यात करना, ये चीजें उस समय व्यापार में प्रचलित थी। अगला जो आपका प्रश्न है वो है हड़प्पा के समय क्या प्रमुख उद्योग थे। उस समय के जो उद्योग धंधे चलते थे उसमें प्रमुख उद्योग धंधे आपको बताने हैं कौन कौन से थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमुख उद्योग धंधे वो हैं आपके कपड़ा उद्योग, आभूषण निर्माण, शिल्प कर्म, बढ़ईगिरी, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि। अगला जो आपका प्रश्न है वो है यहाँ के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई। यहाँ के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा। ये प्रश्नोत्तरी का सेशन आपके लिए स्पेशल रखा गया है ताकि हर वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोग के सामने लाए जाएंगे और आप लोग को बस इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो वो जो पद्धति थी वो है आपकी ग्रीड पद्धति। अगला जो आपका प्रश्न है वो है
हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? जैसे कि रोड बने थे, वहां पे घर कैसे बने थे, ये सब की वजह एक, लेकिन वहां पे जैसे आप जाएंगे तो ये एक आपको स्पेशल कुछ ऐसा दिखेगा जिससे आपको लगेगा हाँ ये इसकी स्पेशलिटी है, मतलब विशेषता है इसकी। तो इसका आपका आंसर है कि वहां की जो निकास प्रणाली थी वो बहुत ही उत्तम थी। निकास प्रणाली उसकी मुख्य विशेषता थी। अगला जो आपका प्रश्न है वो है हड़प्पा में कहाँ विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा में वो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर है आपका मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। अगला जो आपका प्रश्न है वो है हड़प्पा में लिपि और कर्म की जानकारी कहां से मिलती है? हड़प्पा में लिपि और कर्म की जानकारी कहां से मिलती है? लिपि और धर्म की जानकारी कहां से मिलती है? लिपि और धर्म की जानकारी कहां से मिलती है? तो इसका सही आंसर है आपका सैंधवकालीन मुहरों से। सैंधवकालीन मुहरों से हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी मिलती है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है उस समय कौन सी लिपि प्रचलित थी? उस समय कौन सी लिपि प्रचलित थी? सारे क्वेश्चन आपके हड़प्पा कालीन से संबंधित है, जो भी है आपके। तो जो लिपि प्रचलित थी वो है आपकी चित्राक्षर लिपि। चित्रों के माध्यम से संप्रेषण करना चित्राक्षर लिपि में है। अगला जो प्रश्न है, जो आपकी चित्राक्षर लिपि थी उस समय की, उस लिपि में कितने चिन्ह ज्ञात हैं? जो चित्राक्षर लिपि थी उसके कितने चिन्ह ज्ञात हैं? तो इसका आंसर है आपका 400 चिन्ह। 400 चिन्ह जो कि चित्र हैं वो हमें ज्ञात हैं। अगला आपका है चित्राक्षर लिपि को किस नाम से पुकारा जाता है? अब देखिए आ गई आपकी लिपि के बाद, हम जान गए कि वहां पे चित्राक्षर लिपि थी। चित्रों के माध्यम से अध्ययन किया जाता था, जो भी कार्य होते थे चित्र के माध्यम से प्रदर्शित होते थे, वहां की लिपि थी। और इसी लिपि को किस और नाम से पुकारा जाता है? तो ये आपका जो नाम है उस चित्राक्षर लिपि का वो है बेंडोफ्रेडम लिपि। बेंडोफ्रेडम लिपि ये है चित्राक्षर लिपि का नाम। अगला जो आपका प्रश्न है, चित्राक्षर लिपि को किस तरफ से लिखा जाता है? चित्राक्षर लिपि को किस तरफ से लिखा जाता है? ये क्वेश्चन आपकी चित्राक्षर लिपि को किस तरफ से लिखा जाता है? तो इसका आंसर है आपका बाएं से दाईं ओर। बाएं से दाईं ओर इसको लिखा जाता है। अगला आपका प्रश्न है, आजादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहां हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई? आजादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहां हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई? इसका सही आपका आंसर है गुजरात में सबसे ज्यादा स्थलों की खोज हुई। अगला है, किस सैंधवपुरा स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं? मतलब कौन सा सैंधवपुरा स्थल है जिससे घोड़े की हड्डियों के, अश्व के हड्डियों के प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर है आपका सुरकोटडा। सुरकोटडा में घोड़े के हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। अगला आपका प्रश्न आता है, वो है आपका सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? इसका आपका आंसर है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है? वह
कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय है, जो त्रिस्तरीय है? वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय है? इसका जो आपका आंसर है वो है धौलावीरा, धौलावीरा। अगला जो आपका प्रश्न है वो है चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है आपका रंगपुर एवं लोथल से चावल उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला आपका प्रश्न है किस प्राक हड़प्पा स्थल से, किस प्राक हड़प्पा स्थल से कूड़ अर्थात हरलेखा, हररेखा का पता चलता है? किस प्राक हड़प्पा स्थल से कूड़ अर्थात हररेखा का पता चलता है? इसका जो आंसर है वो है आपका कालीबंगा, कालीबंगा से हमें इसका पता चलता है। अगला आपका प्रश्न है पंजाब की किस नदी के नाम पर ताम्र पाषाणी संस्कृति का नामांकन किया गया था? पंजाब की किस नदी के नाम पर एक ताम्र पाषाणी संस्कृति का नामांकन किया गया था? और इसका आंसर है आपका सोन संस्कृत, अर्थात सोन नदी थी जिसके नाम पर किया गया था। अगला जो है आपका किस सैंधव पुरास्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? किस सैंधव पुरास्थल में फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? इसका उत्तर है आपका कालीबंगा में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक था? उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक था? तो इसका आंसर है आपका उत्तर वैदिक कालखंड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। अगला आपका प्रश्न है उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत क्या हैं? उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत हैं आपका ऋग्वेद, सामवेद। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आपके जानकारी के स्रोत हैं। अगला जो प्रश्न है इसी उत्तर वैदिक काल से है। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी? उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी? इसका आंसर है आपका चित्रित धूसर, मृदभांड तथा लोहा। अगला आपका प्रश्न है किस उपनिषद में मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया? उपनिषद से आपका क्वेश्चन है कि किस उपनिषद में मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया? तो इसका आपका आंसर है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन इसी मनुष्य के जीवन के आश्रम से ही है कि मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया, उसके आपको नाम बताने हैं। किन 4 आश्रमों में बांटा गया? सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला आपका प्रश्न है नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता है? नाटकों का जो मंचन होता है उसे क्या कहा जाता था? नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता था? तो नाटकों के मंचन को सैलूस कहा जाता था, शैलूस कहा जाता था। अगला जो आपका प्रश्न है वो है वैदिक काल से संबंधित वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज्यादा लौह पुंज कहाँ मिला है?
वैदिक काल का सबसे ज्यादा बड़ा और ज्यादा लौह पुंज कहाँ मिला है? तो इसका आंसर है आपका अतरंजी खेड़ा में, अतरंजी खेड़ा में। अगला प्रश्न है आपका, धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? इसी प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिएगा और इसी के साथ आज हम लोग इसी क्वेश्चन पे रुकेंगे और फिर कल आप लोग के लिए कुछ नए प्रश्न लेके आप लोग के सामने आएंगे। धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? उस समय हड़प्पाकालीन जो सभ्यता थी उस समय धनवान व्यक्ति को इभ्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इभ्य, इभ्य कहा जाता था। तो ये थी आज की आपकी प्रश्नोत्तरी सेशन। आगे हम लोग कुछ नए प्रश्नों के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ आप लोग से फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी आपकी रेगुलर अपडेट्स हैं आपके पास तुरंत पहुंचे। चैनल को इतना शेयर कीजिए कि वो हर छोटे से छोटे तबके का बच्चा जो आजकल अच्छी कोचिंगों में नहीं जा पा रहे हैं उनके पास तक ये वीडियो हमारा जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।